बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर और इसके अंदर देखो हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था बच्चों। हमने ये पढ़ा था कि हमने समझा था असल में कि यार थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और फॉर्मल लैंग्वेजेस ये सब्जेक्ट है क्या, ऑटोमेटा क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज क्या है और फिर फॉर्मल लैंग्वेज क्या है, और हम कंप्यूटर के सिनेरियो में इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में इस सब्जेक्ट की क्या ज़रूरत है। हमने बड़ी डिटेल से उसको पढ़ा कि भाई ये तो बड़ी बुनियादी चीज़ है, बड़ी कोर थिंग है। कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कुछ आ रही होंगी इंशाल्लाह ताला, कुछ आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो जिनको इस क्वेश्चन के अंदर इबहाम अब भी मौजूद है कि वाई दिस कोर्स, ठीक है, तो उसके लिए वो पहले लेक्चर को बच्चों ज़रूर देखो। ठीक है, हम पहुंचे थे लैंग्वेज तक और आज हम देखेंगे लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करना, उनकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन और उनकी रिकर्सिव डेफिनेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा कि हमारे ये जो है ऑटोमेटा थ्योरी है क्या, और ऑटोमेटा असल में सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन्स होते हैं, सेल्फ वर्किंग मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं। ठीक है, जो ग्राफ जो आप ये समझें कि मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं आपकी उन मशीन्स के जिनको आज आप कंप्यूटर्स कह रहे होते हो। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स होते हैं। फिर हमने ये देखा कि कोई भी ऑटोमेटा किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज या एक्सेप्ट कर रहा होता है तो ऑटोमेटा और लैंग्वेजेस का एक चौली दामन का साथ है। तो लैंग्वेजेस से मुराद यहाँ कौन सी लैंग्वेजेस हैं और फार्मल और इनफॉर्मल में क्या फ़र्क है, और फार्मल लैंग्वेज को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो हमने कुछ लैंग्वेज के बेसिक्स को पढ़ा जिसमें हमने देखा कि करैक्टर सेट क्या होता है, उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है, वर्ड क्या होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट का मतलब करैक्टर सेट है। ठीक है, और फिर हमने देखा कि लैंग्वेजेस की टाइप्स क्या हैं, लैंग्वेज, स्ट्रिंग, वर्ड, फिर नल स्ट्रिंग क्या होता है, और हमने कहा कि फार्मली किस लैंग्वेज को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो उसी टॉपिक को हम लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि चूँकि इस कोर्स की बेस जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर जो सेट थ्योरी है जिसमें आपने सेट्स के बारे में पढ़ा, सबसेट्स के बारे में पढ़ा, भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट और इन्फिनिट सेट्स क्या होते हैं, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, व्हाट इज़ द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। देखो ये सारी चीज़ें आगे इस्तेमाल में आने वाली हैं, याद रखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये एक स्लाइड भरने के लिए इनका नाम ले रहा हूँ, ये आगे चीज़ें आएंगी। अभी आप इंशाल्लाह ताला कुछ लेक्चर्स के बाद देखेंगे क्लीन थ्योरम आ रहा है, तो ये बेस आपकी मजबूत होना ज़रूरी है। ठीक है, जिन बच्चों की मैथमेटिकल बेस कमज़ोर होगी फिर उनको जाकर मसला होगा, तो अभी से इन चीज़ों को रिवाइज़ करें वक्त के साथ साथ। ठीक है, एकदम अपने ऊपर बोझ ना डालिएगा। फिर आपको ग्राफ्स और ट्रीज़ के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है कि वर्टिसेस किसे कहते हैं, एजेस किसे कहते हैं, इंसिडेंट एजेस किसे कहते हैं, सॉरी हाँ जी, और डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स क्या होती है, जिसमें इन डिग्री और आउट डिग्री क्या होती है, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होती है, पेंडेंट या लीफ वर्टेक्स क्या होती है। ठीक है, जिसको हम ट्री में लीफ नोड कह रहे होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉक एंड ट्रायल एंड पाथ। ठीक है, इस तरह सर्किट क्या होता है, फिर कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स कुछ कनेक्टेड कुछ डिसकनेक्टेड होते हैं, लीफ नोड्स हो गए, रूट नोड क्या होता है, सब ट्री क्या होता है। तो इन चीज़ों की नॉलेज ज़रूरी है। क्यों, आगे चल के आप देखेगा ये ग्राफ्स ही ग्राफ्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो ग्राफ्स ही की बेस पे सारे काम होंगे, ग्राफ्स के एरोज़ की बेस में, और ये सेट्स के ऑपरेशन सारे के सारे इनके ऊपर जो है परफॉर्म हो रहे होंगे। तो बच्चों इस चीज़ की नॉलेज रखना ज़रूरी है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा उसको भी रिवाइज करो कि सिंबल किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग क्या होता है, वर्ड प्रीफिक्स क्या होता है, और प्रॉपर प्रीफिक्स सफिक्स प्रॉपर सफिक्स क्या होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखो। ठीक है, स्ट्रिंग ये भी डिस्क्रीट मैथ्स में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को जहन में रखने के बाद अब हम आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था कि बुनियादी तौर पे हमारे पास एक करैक्टर सेट होता है जिसको हम अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट वो करैक्टर सेट है जिससे वर्ड्स बनते हैं, जैसे इंग्लिश में A to Z और कंप्यूटर में सिर्फ 0 1 का सेट। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेट किसी भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट सेट या अल्फ़ाबेट वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ाबेट के अंदर जो करैक्टर हों वो सिंगल सिंबल पे मुश्तमिल हों। जैसे आपके सामने एक अल्फ़ाबेट सेट है सिग्मा 1 के नाम से, उसके अंदर
4 अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं। बी, ये तो सिंगल सिंबल पे मुश्तमिल है। अगला है ए बी, ये ए बी एक करेक्टर है, एक अल्फ़ाबेट है जो 2 सिंबल से मिलके बना है। इस तरह बी ए बी, ठीक है, और इस तरह डी। तो ये 4 करेक्टर्स हैं जिसमें से 2 ऐसे करेक्टर्स हैं, 2 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो मल्टीपल सिंबल से मिलकर बने हैं, तो यहाँ हम इसको अलाउ करते हैं। ठीक है, एक और मिसाल है, मिसाल के तौर पे सिग्मा 2 के नाम से, उसके अंदर भी यही 4 सिंबल्स मौजूद, सॉरी करेक्टर्स मौजूद हैं, बस दूसरे वाला थोड़ा सा अल्टर्ड है, वो ए बी के बजाय बी ए है। ठीक है, अच्छा, ये तो सिर्फ आपको मैंने बता दिया कि इतना पॉसिबल है, इतना तो वैलिड है, इतना तो पॉसिबल है किसी भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट में, उसके करेक्टर सेट में, कि उसका कोई अल्फ़ाबेट या करेक्टर, ठीक है, वो मल्टीपल सिंबल्स पे मुश्तमिल हो। ओके, अच्छा, अब इन्हीं की बेस पे, इन्हीं अल्फ़ाबेट से, इन्हीं करेक्टर से हमने एक स्ट्रिंग बनाया है, वो है बी ए बी बी ए बी बी ए बी, वेयर सम बीज आर स्मॉल सम आर कैपिटल, तो इसको आप खुद ही देखते जाएं। ठीक है, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये वाकई इन अल्फ़ाबेट से बन सकता है कि नहीं। देखो 10101 ये 01 के कम्बिनेशन से बन सकता है, ठीक है, लेकिन 10201 के कम्बिनेशन से नहीं बन सकता। क्यों? 2 0 और 1 के अल्फ़ाबेट सेट के अंदर नहीं है, बाइनरी नंबर के अल्फ़ाबेट सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये 2 अल्फ़ाबेट सेट हैं, आपको ये चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग सामने दिया हुआ है बोल्ड, कैपिटल बी ए कैपिटल बी बी ए बी कैपिटल बी ए और फिर कैपिटल बी, ये इन दोनों अल्फ़ाबेट सेट में से किस का वर्ड या किसका स्ट्रिंग बन सकता है। तो हम इसको टोकेनाइज करेंगे। टोकेनाइज का मतलब है हर अल्फ़ाबेट को हम अलग अलग से देखेंगे। तो देखें, आपके पास है बी, तो देखें आपके पास ये एक सिंबल, एक करेक्टर बी मौजूद है। उसके बाद स्मॉल ए था, तो स्मॉल ए से शुरू होने वाला यही है, तो इसका मतलब ये ए बी विल बी कंसिडर एज द सेकंड टोकन। ठीक है, फिर आपके पास था अगला सिंबल स्मॉल बी, तो स्मॉल बी से शुरू होने वाला ये एक ही था, तो इन तीनों के कम्बिनेशन से ये एक आ रहेगा बी ए बी, और चौथे वाला फिर बी है और फिर ए बी है। तो ये इन स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 करेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ है 5 करेक्टर या 5 अल्फ़ाबेट्स। सिंबल ज़्यादा हो सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग। अच्छा, अगर हम दूसरे के लिए ट्राई करें तो हमने देखा सबसे पहले है बी, तो हमने बी को कंसिडर किया, फिर था ए, तो ए से तो कोई शुरू ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि गलती हो गई हमसे। हम कहते हैं नहीं, ये बी नहीं, इसकी बी के बजाय अगर हम बी ए रख लेते तो शायद काम बन जाता है। तो हमने कहा जी अगली पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं, बी ए। ठीक है जी, बी ए हो गया। बी ए के बाद जी बी बी हो गया, फिर स्मॉल बी से शुरू होने वाला एक ही है, बी ए बी हो गया जी। फिर 3 रह गए हैं करेक्टर्स, कैपिटल बी ए और कैपिटल बी, तो बी हो गया जी। ठीक है, ये बी मौजूद है। उसके बाद हमारे पास ए बी मौजूद है, तो हमने जब ए को देखा तो ए से कोई शुरू नहीं हो रहा, हमने कहा जी हमसे फिर कोई गलती हो गई है, यहाँ बी के बजाय बी ए को कंसिडर करना था। जब बी ए को कंसिडर किया और फिर बी, तो देखें एट द एंड हमें पता चल गया कि ये स्ट्रिंग बी इस अल्फ़ाबेट सेट का स्ट्रिंग है, इससे जनरेट, इसका कोई कम्बिनेशन है, इससे जनरेट हो सकता है। लेकिन इसके अंदर कुछ एम्बिग्विटीज़ थी। ठीक है, वो एम्बिग्विटी इसलिए थी कि 2 करेक्टर्स का लेफ्ट मोस्ट सिंबल सेम था। यहाँ एम्बिग्विटी नहीं थी क्योंकि 2 करेक्टर्स का राइट मोस्ट सिंबल सेम था, लेकिन चूंकि हम स्ट्रिंग को लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं, तो अगर राइट मोस्ट सिंबल सेम भी है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन लेफ्ट मोस्ट सिंबल जब भी सेम होता है, ठीक है, लेफ़्ट कॉमन, या इसको आप लेफ़्ट वो कह सकते हैं, इसको सफिक्स कह सकते हैं, कॉमन सफिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में जो है ये मसला होता है। उस सूरत में किसी स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए सारे पॉसिबल कम्बिनेशन ट्राई किए जाते हैं। बैक ट्रैकिंग, ये गलत हो गया, बैक ट्रैकिंग करके दोबारा ट्राई किया, गलत हुआ, फिर ट्राई किया, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, ओवरहेड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे अल्फ़ाबेट्स को डिस्करेज किया जाता है, इनको इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो व्हेन दिस स्ट्रिंग इज स्कैन्ड बाय कंपाइलर और लेक्सिकल एनालाइजर from left to right, the first symbol B is identified as a letter ये,
ठीक है, belonging to the alphabet set, while for the second letter the lexical analyzer would not be able to identify because there was no such symbol that starts with A in this alphabet set. ठीक है, तो फिर वो बेचारे वो वापस गया. सो वाइल डिफाइनिंग द अल्फ़ाबेट सेट, ये एम्बिग्विटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए बच्चों. ठीक है, ये चीज़ याद रखना. एन अल्फ़ाबेट इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट एम्बिग्विटी शुड नॉट बी क्रिएटेड. ठीक है, तो रिमार्क्स क्या हो गए कि लेफ्ट मोस्ट सिंबल अगर कॉमन है यानी कॉमन प्रीफिक्स है तो डेट विल बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, दैट कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम. लेकिन अगर कॉमन सफिक्स है यानी राइट मोस्ट सिंबल सेम है तो that is not a problem at all because symbols are not read here in English especially from right to left. The problem arises when we read the symbol from left to right and there are common prefixes. ठीक है, तो while defining an alphabet of letters consisting of more than one symbols, no letter should be started with the letter of the same alphabet. That is, one letter should not be the prefix of another. ठीक है, so however a letter may be ended in the letter of the same alphabet. That is, one letter may be the suffix of another. There may be common suffixes but there must not be common prefixes. ठीक है, hope you understand this. ठीक है, तो what is the conclusion? Sigma 1 is a valid alphabet while sigma 2 is an invalid alphabet. You can use it but it is discouraged because it is ambiguous. So let's consider it invalid. ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैंने आपको बता दी है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज डोनेटेड बाय अ डबल बार सिंबल एंड इन फैक्ट द नंबर ऑफ टोटल अल्फाबेट्स इन दैट सिंबल, नॉट द नंबर ऑफ सिंबल्स. सी, इट इज नॉट द नंबर ऑफ सिंबल्स. सी, द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 1 2 3 4 5, not 9. ठीक है, there are 9 symbols but in fact there are only 5 alphabets because some of the alphabets contain multiple symbols. ठीक है, more than one symbols, so it is totally allowed. ठीक है, तो here's another example. Here the length is 1 2 3 4, just 4. You just tokenize it and you will know. ठीक है, now what is the reverse of a string? The reverse of a string, for example string S, is denoted by a reverse of S or S power R, and it is obtained by writing the letters of S in reverse order. For example, if S is equal to ABC and alphabet set is ABC, so what will be the reverse? CBA. That is very simple. See, but sorry, what will be the reverse of the string where alphabet contain multiple symbols, as in this case? So B, AB, BAB and BD. Sorry, B and then D. So there are in fact five of these. So what will be the reverse? First we will write D and then we will write B and then we will write BAB and then the reverse of AB is BA, but we will not write BA because this is this AB is wholly considered as one symbol, sorry, one alphabet. Two symbols considered as one alphabet. So A, B will be placed after BAB and then B. So reverse of BAB, BAB, BD will be DB, BAB, ABB. See, so just keep it in mind. ठीक है, इस पे कुछ बच्चे गलती करते हैं बहुत ज़्यादा. अब देखो, हमने पहले कहा कि अल्फ़ाबेट सेट से हम कम्बिनेशन बनाकर वर्ड का सेट बनाते हैं और वर्ड्स के सेट से हम कम्बिनेशन बना के सेंटेंसेस का सेट बनाते हैं और वही सेंटेंसेस का सेट, फॉर एग्जांपल, या वर्ड्स का सेट, ये लैंग्वेज का सेट कहलाता है क्योंकि उसके अंदर उस लैंग्वेज के सारे वर्ड्स मौजूद हैं. ठीक है, तो हम सेट्स को डिफाइन कई मेथड्स में करते हैं. आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैट्रिक की मैथ्स में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, ए लेवल ओ लेवल की मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, इंटर में आपने पढ़ा होगा कि आप सेट को टेबुलर फॉर्म में यानी रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं. अमूमन ये 3 फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, और उनमें से भी बेसिकली 2 फॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं डिस्क्रिप्टिव के अलावा. एक तो एक आप इंग्लिश में लिख दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दूसरा आप नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, तो इन जनरल द एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेजेस वी ट्रीट विल बी डिफाइंड इन वन ऑफ 2 वेज. देखो, लैंग्वेज को आप कंसिडर करेंगे सेट, तो सारी सेट थ्योरी यहाँ पे चलेगी. लैंग्वेज इज इन फैक्ट अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ड्स, जस्ट कीप इट इन माइंड. ठीक है, तो लैंग्वेज सेट है, सेट. अब उस सेट को आपने जब डिफाइन करना है तो आप उसको डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हो
और एक मेथड ये है, इधर दे विल बी प्रेजेंटेड एज एन अल्फ़ाबेट एंड द एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ऑल वैलिड वर्ड्स, जैसे रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं, और एल्स दे विल बी प्रेजेंटेड एज एन अल्फ़ाबेट एंड द सेट ऑफ रूल्स डिफाइनिंग द एक्सेप्टेबल वर्ड, जैसा कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर होता था। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म याद है, नहीं तो इंशाल्लाह भी याद आ जाएगी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि सेट को और किन किन तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है, सॉरी डिफाइन किया जा सकता है। यू ऑल नो व्हाट डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन इज़, वी विल रिवाइज इट टुडे। यू ऑल नो व्हाट सेट बिल्डर नोटेशन इज़ एंड व्हाट टेबुलर फॉर्म इज़, ठीक है। लेकिन ये जो अगली 3 चीज़ें हैं और उनके बाद मज़ीद आने वाली चीज़ें सब मैंने नहीं लिखी हैं, ये सब भी सेट को लिखने के मुख्तलिफ अंदाज़ हैं, आप देखेंगे। तो रिकर्सिव डेफिनेशन भी है सेट की, जो इसको आज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए भी आप सेट को डिफाइन कर सकते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। फिर फाइनाइट ऑटोमेटा में डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के ज़रिए कर सकते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के ज़रिए कर सकते हैं, एफएमटी के ज़रिए कर सकते हैं, आप देखेंगे ट्रांजिशन ग्राफ के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे आप जो है पीडीएस के ज़रिए कर सकते हैं, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के ज़रिए, पोस्ट मशीन के ज़रिए, ट्यूरिंग मशीन। अब ये एक पूरी चीज़ है, पूरा एक जो है ना एक पिंडोरा बॉक्स है जो आगे चल के ओपन होने वाला है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। तो आप देखेंगे सेट थ्योरी ही इतनी बड़ी चीज़ है कि हमारी ऑटोमेटा थ्योरी तो असल में उसको हम समझें कि सेट थ्योरी ही है एक तरह से, किसी हद तक तब भी बात चलेगी, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कि रिकर्सिव डेफिनेशन क्या और डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन मैं याद करवा दूंगा आप लोगों को अगर आपको भूली हुई है तो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन बच्चों क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज इज़ इन फैक्ट you express the language in just simple English words, English sentences, ठीक है। तो the language is defined describing the conditions imposed on its words। जैसे 1 2 3 4 5 इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? What is this set? Describe this set in English। देखें this is the set of all possible natural numbers। हो गया, तो आपने उसको डिफाइन कर दिया इंग्लिश में। That is the descriptive definition, as simple as that। बट देयर मे बी सम इनवैलिड डेफिनेशंस। हाँ, ये हो सकता है आपकी डेफिनेशन इनवैलिड हो, ठीक है। कैसे भाई? एक डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन या ये कम्बिनेशन है कि इफ़ अर्थ एंड मून विल एवर कोलाइड देन माई पेट इज इक्वल टू कैट, बट इफ़ अर्थ एंड मून विल नेवर कोलाइड देन माई पेट इज इक्वल टू डॉग। कि माई पेट का जो सेट है इसका एलिमेंट या तो कैट है या डॉग है, बेस्ड ऑन द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड्स। कि अगर ज़मीन और चांद कभी आपस में टकराएंगे तो भाई इस सेट का एलिमेंट होगा कैट, और अगर ये कभी नहीं टकराएंगे तो इस सेट का एलिमेंट होगा डॉग। भाई इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि साइंस ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की कि ये बता सके कि चांद और ज़मीन की कभी आपस में टक्कर होने वाली है, ठीक है। अगर तो ठीक है, तो इस वक्त तक चूंकि ये कंडीशन ही पता नहीं है, ये कंडीशन ही रिजॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है, कंडीशन ही का पता नहीं है, ये कि सेटिस्फाई होना ना होना बात की बात है। ये सेटिस्फाई हो भी सकती है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत बड़ी। तो इस सेट का एलिमेंट है क्या, कैट है या डॉग है? इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। और आपने पढ़ा होगा सेट की डेफिनेशन में, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डेफिनेशन इनवैलिड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो थिंग्स हैज़ टू बी वेल डिफाइंड, ठीक है। अगर साइंस बता भी दे कि ये चीज़ें कोलाइड हो जाएंगी, तब कहीं जाके हम कह सकें हाँ, चूँकि हमें पता है कि मून विल्स आफ्टर दिस टाइम कोलाइड विद अर्थ, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है कि माई पेट सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो वेल डिफाइंड है, वो कैट है, इट्स नॉट डॉग, ठीक है। तो द सेंटेंस इन रेड इज नॉट एन एडिक्वेट स्पेसिफिकेशन फॉर द लैंग्वेज, इट्स नॉट वेल डिफाइंड, इट्स नॉट यूजफुल, ठीक है। सो टू बी, व्हाट इज द क्राइटेरिया? टू बी एन एक्सेप्टेड स्पेसिफिकेशन ऑफ अ लैंग्वेज, द सेट ऑफ रूल्स मस्ट एनेबल अस टू डिसाइड whether a given string of alphabet letters is or not in a word of language, ठीक है। and not to forget in a finite amount of time। इसको मैं किसी वक्त और समझाऊंगा, ये फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम क्या है ये उस वक्त समझाऊंगा जब हम तकरीबन 15-20 लेक्चर्स के बाद डिसाइडेबिलिटी को देखेंगे, तो उसमें आपको समझ आएगी ये फाइनाइट टाइम क्यों कहा गया है, ठीक है ना।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन की तरफ। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा और कुछ फिर आप लोग खुद कर दीजिएगा। क्लास में होता है तो बड़ा अच्छा माहौल होता है, लेकिन जो क्लास नहीं है तो ऑनलाइन में इसी तरह से पढ़ सकते हैं। देखो, एक लैंग्वेज है जिसका अल्फ़ाबेट सेट है सिर्फ ए, और वो लैंग्वेज के टेबुलर फॉर्म दी हुई है, ए देन 3 A's देन 5 A's एंड लाइक दैट। तो कैन यू गिव मी द डेफिनेशन ऑफ दिस लैंग्वेज? टेक योर टाइम। देखो, एक तो तरीका ये है कि आपको वीडियो में इसका आंसर तो मिल ही जाएगा, स्लाइड्स में मिल जाएगा, लेकिन यह है कि उससे आपका जहन कैसे होगा, आपके जहन की तशख़ीस कैसे होगी। ठीक है, मैं शायद कुछ मुश्किल वर्ड्स बोल रहा हूँ उर्दू के, यानी कि आपका जहन कैसे खुलेगा। ठीक है, आपका माइंड अपनी वो कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलेगा, सीखने के लिए उसको थोड़ी सी तकलीफ़ कैसे होगी। ठीक है ना, तो उसको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। वो तब होगा जब आप वीडियो को रोकेंगे अभी और इसको खुद से इसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन देंगे, फिर दोबारा से वीडियो को प्ले करेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर करेक्ट था कि नहीं। ये आपको फ़ायदा दे देगा। देखो, मुझे तो फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है, हमने तो जो पढ़ना था पढ़ लिया बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोगों को फ़ायदा देगा, आप लोगों की बेस बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग अभी से वीडियो देखते रहेंगे और देखते रहेंगे, हाँ इसका आंसर यही बनता था, सर ने भी यही लिखा है, ठीक है, अगले का आंसर हाँ इसका भी यही बनता था, सर ने भी यही लिखा है, ठीक है, सर ने लिखा है, मैं भी लिख लूँगा अपनी में, मेरी बारी आएगी। याद रखो, ये धोखा अपने आपको कभी मत देना बच्चों। ठीक है, खुद से करो, वीडियो को रोको अभी और हर एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व करो, इसका सोल्यूशन डिस्प्ले होने से पहले। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ एज कितने हैं 1, यहाँ नंबर ऑफ एज 3, यहाँ 5, तो 1 3 5 7, दिस in fact odd length. So the language or the set language is in fact a set, so we will use can interchangeably. ठीक है, the language L of strings of odd length defined over this alphabet. देखो, ये चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे, defined over this alphabet, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट की बेस पे ये चीज़ें बन रही हैं। तो अमूमन हम जो है वो ए लेवल ओ लेवल की मैथ्स के अंदर ये चीज़ें नहीं बयान कर रहे होते, क्योंकि कुछ चीज़ें पहले से अंडरस्टूड होती हैं, वो नंबर्स ही होते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि नंबर्स के अलावा है तो हम बताएंगे कि ये जो स्ट्रिंग है इसका अल्फ़ाबेट सेट क्या है, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, यहाँ हमें खुद से पता चल रहा होगा। तो अगली मिसाल को देख लें। अ लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट सेट ए बी सी and where these are its elements B C B A B B B C C A C B C C and just like that. So what is in fact this set? Take your time, do it yourself, and then compare your result with my result, and if you find something in which I am making some mistake, then you can tell me in group. ठीक है ना, कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, आप ग्रुप के ऊपर बोल सकते हो, सर ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं बता दूंगा हाँ मुझसे ये गलती हुई है कि नहीं। ठीक है, तो मे बी आई कैन राइट समथिंग रॉन्ग हेयर, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट नेचुरल। ठीक है ना, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो देखें जी, इस पर गौर करें, खुद वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से देखें आप कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, फिर पता चलेगा कितने हाजी हो आप लोग हैं। अच्छा, आप सब में गौर करो। देखो, ए बी से शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, लेकिन ए से शुरू नहीं हो रहा। तो द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट बिगिन विद अ बी और सी, नॉट विद ए, ठीक है ना, दैट बिगिन विद अ बी और सी डिफाइंड ओवर दिस अल्फ़ाबेट ए बी सी। ठीक है ना, तो ये सारे कम्बिनेशन हैं इनके ए बी सी के, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये या बी से शुरू होगा या सी से शुरू होगा, ए से शुरू नहीं होगा। ठीक है ना, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो हम डेफिनेशन करते हैं किसी चीज़ की हम तारीफ़ कर रहे होते हैं, तारीफ़ वो अच्छाई वाली तारीफ़ नहीं, मतलब उसको डिफ़ाइन करने को तारीफ़ उसको हम कहते हैं उर्दू में। तो उर्दू का कायदा ये है कि तारीफ़ जामे माने होती है। जामे माने का मतलब क्या है कि वो इंक्लूसिव भी होती है, एक्सक्लूसिव भी होती है। सारे एलिमेंट्स जो उस सेट के अंदर हैं, तो आपकी डेफिनेशन ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वो सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करे और उसके अलावा बाकी सबको एक्सक्लूड करे। अब अगली एग्जांपल को देख लो बच्चों कि अ लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर 0 1 2, इट कैन बी रिटन एज 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। तो व्हाट इज़ दिस, ये है क्या? इसको अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो देखें, अगर 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, ये तो ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन है ऑफ लेंथ 2। तो द स्ट्रिंग एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, ये सर ये स्ट्रिंग का मतलब एनी पॉसिबल कम्बिनेशन, तो इट इज़ इन फैक्ट
collection of all strings means all possible combination of length 2 defined over the same alphabet set 0 1 2. तो ये आसान था बिल्कुल. अगले वाले को देखो. ठीक है. अच्छा, ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि बच्चों ने मेरी बात मान ली है, बड़े अच्छे बच्चे हैं और मेरे आंसर से पहले वीडियो रोक के खुद सॉल्व करते हैं और उसके बाद कंपेयर करते हैं आंसर. ठीक है ना. तो इतनी ईमानदार अपने साथ खुद बन जाना मेरे बच्चों. ठीक है. देखो, a language L defined over alphabet set 0 1 and it can be written in roster form or tabular form as 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 and 1 1 0 and so on. अब आप देखें इसके अंदर है क्या. एनीथिंग कॉमन. देखो सब जीरो पे एंड हो रहे हैं. इट इज द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन जीरो. सब जीरो पे एंड हो रहे हैं. सब में ये कॉमन है. उस आखिरी वाले ज़ीरो के अलावा कुछ हो या ना हो दैट डजेंट मैटर. एक ज़ीरो भी है, वन भी है, दो ज़ीरो भी हैं, 0 1 भी है, 1 0 भी है, 1 1 भी है. तो दैट इज इन फैक्ट ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन, बट 1 0 इज़ कंपल्सरी. ठीक है. दैट ज़ीरो इज़ कंपल्सरी एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है ना. तो इस चीज़ को ज़हन में रखो. अच्छा जी, अब हमारे पास नल स्ट्रिंग वाली एग्जांपल भी आ गई. ठीक है ना. तो क्या है जी, द लैंग्वेज एल defined over alphabet set AB and it can be written in roster or tabular form as empty AB, then 2 A's and 2 B's, then AB AB, then BA BA, then AB BA. So what is the common property in all these? देखो, पहले वाले में कोई A नहीं, कोई B नहीं. अगले वाले में एक A है, एक B है. अगले वाले में 2 A हैं, 2 B हैं. अगले वाले में भी 2 A हैं और 2 ही B हैं. अगले वाले में भी 2 A और 2 B हैं और उससे अगले वाले में भी. इसका मतलब बड़ा वाज़ेह हो गया. द लैंग्वेज एलो स्ट्रिंग विद इक्वल नंबर ऑफ A's एंड B's. ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा कि A पहले आ रहे हैं, B बाद में आ रहे हैं, या A और B मिक्स आ रहे हैं. ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा. तो ऑर्डर को हमने डेफिनेशन में मेंशन भी नहीं किया. ठीक है ना. इट्स जस्ट इक्वल नंबर ऑफ A's एंड B's एंड डिफाइंड ओवर द सेम अल्फाबेट सेट A B. ये लिखना ज़रूरी है, याद रखना. ठीक है. तो उम्मीद है ये आप लोगों ने ठीक किया होगा. अगर नहीं तो अभी से इन चीज़ों की आदत डाल लो, इन चीज़ों को समझ जाओ. ठीक है. कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो, फ़ौरन ग्रुप पे पोस्ट करो इसकी, ताकि वक्त पे डिस्कशन हो जाए, वक्त पे टॉपिक क्लियर हो जाए मेरे बच्चों, ताकि बाद में आप लोगों को मसला ना हो. ठीक है. नेक्स्ट, अ लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट सेट ए बी एंड कैन बी रिटन एज दिस 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 दिस. सबको देखो, इन सब के अंदर कॉमन प्रॉपर्टी तलाश करो. टेक योर टाइम, खुद से सॉल्व करो और फिर वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करने के बाद देखो कि आपका आंसर ठीक था कि नहीं. अगर आपका आंसर ठीक था तो अच्छी बात है. अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा मेरे आंसर के साथ, तो दो पॉसिबिलिटीज़ है. मे बी आई एम रॉन्ग और मे बी यू आर रॉन्ग. ठीक है. तो अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि गलती आपसे हुई है, तो उसकी इस्लाह कर लो, दुरुस्ती कर लो. अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझसे गलती हो गई या सर से गलती हो गई, तो कोई मसला नहीं. आप बिला किसी झिझक के बड़े अच्छे अंदाज में ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पोज करो, इसको डिस्कस करो आपस में. तो अगर मेरी गलती हुई, मैं स्लाइड्स के अंदर इसकी दुरुस्ती कर लूँगा और अपनी गलती मान लूँगा. और अगर आप लोगों से गलती हुई तो आप लोगों की इस्लाह हो जाएगी. तो कीप इट एज सिंपल. ठीक है ना. नो फॉर्मेलिटीज़. हाँ, अदब का दायरा एक अलग चीज़ है और ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को इग्नोर करना एक अलग चीज़ है. ठीक है. तो देखो, सबके अंदर कॉमन चीज़ क्या है. यहाँ इक्वल नंबर ऑफ A's एंड B's तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 2 A's हैं, 2 B's है ही नहीं, और यहाँ 2 B's हैं, A है ही नहीं. ठीक है. तो यहाँ चारों B's हैं, A ही नहीं है. फिर कॉमन क्या है, गौर करें तो देखें. ये ज़रूरी नहीं है कि A और B इक्वल हों, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर किसी स्ट्रिंग में A हैं या B हैं तो वो इवन हो, और 0 भी इवन नंबर है तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी शामिल हो जाएगा. तो even number of A's and even number of B's, order is not the problem, order is not mentioned, order is not a common property in all these elements. ठीक है. अब आगे आ जाए. A language I of strings defined over the alphabet set this and can be written as this. Yeah, this can be a bit tricky. आपको 0 to 9 और माइनस वाले सिंबल के साथ सेट ऑफ इंटीजर्स को जनरेट करना है. असल में ये बात है, उसको डिफाइन करना है. हाउ विल यू डिफाइन. ये याद रखिए, कंप्यूटर को नहीं पता सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है. इट्स अ डमी थिंग. आप कंप्यूटर को बता रहे हो. ठीक है.
इस दफ़ा सिर्फ इंग्लिश में, बाद में हम इसको देखेंगे, इसकी और फॉर्म्स भी हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाएगा कि इस अल्फ़ाबेट, ये अगर अल्फ़ाबेट सेट हो तो इस इंटीजर सेट का कोई भी एलिमेंट को चेक कैसे करना है कि वो उसकी वो डेफिनेशन क्या होगी, जिस डेफिनेशन की बेस पे वो ये डिसाइड कर सके कि वेदर दिस वर्ड और दिस स्ट्रिंग बिलोंग टू दिस लैंग्वेज और नॉट। ठीक है, तो एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, अगला खुद कर लेना। द लैंग्वेज आई ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ एटलीस्ट वन लेंथ, एम्प्टी स्ट्रिंग को हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि पॉसिबल कम्बिनेशन में तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ जाता है, तो एटलीस्ट वन लेंथ कह के हमने एम्प्टी स्ट्रिंग को बाहर निकाल दिया। डिफाइंड ओवर दिस अल्फ़ाबेट, ठीक है, वेयर इफ लेंथ इज 1 इट कैन नॉट स्टार्ट विद माइनस, तो हमने सिर्फ माइनस के सिंबल को एक स्ट्रिंग बनने से रोक दिया। एंड माइनस कैन ओनली अगर एट द बिगिनिंग, और टू माइनस या 2 - 1 स्ट्रिंग नहीं हो सकता। माइनस अगर आया है तो शुरू में ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये हो गए हमारे पास डेफिनेशन। अगर आप ज़्यादा स्पेसिफिक चाहें तो लिख सकते हैं कि माइनस कैन ओनली अकर एट द बिगिनिंग एंड ओनली वंस, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, लेकिन इससे भी ये काम चलेगा। ठीक है, तो ये इवन नंबर्स वाले को खुद ही कर लेना आप। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग खुद ही कर लोगे। आंसर तो मैंने डिस्प्ले करना है, मेरी मजबूरी है, लेकिन आप लोग उम्मीद है इसको खुद ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो देख सकते हैं आप लोग, जहाँ समझ ना आए मुझसे पूछ लेना। चलो आगे चलते हैं। ये एक और है जी सेट, जिसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन आप लोगों ने देनी है। ठीक है, देखो ये है ANBN। इसमें देखो ANBN का मतलब ये है कि अगर जितने एज हैं उतने ही बीस। अगर इफ़ n इज इक्वल टू 1 इट मीन्स 1A एंड 1B, इफ़ n इज इक्वल टू 2 इट मीन्स 2A's एंड 2B's, इफ़ n इज इक्वल टू 3 इट मीन्स 3A's एंड 3B's। और ऑर्डर भी मैटर करेगा क्योंकि पहले A's हैं बाद में B's हैं, तो मसला हल हो गया। द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, कंटेनिंग एटलीस्ट 1A, क्योंकि 0 A's नहीं हो सकते बिकॉज n स्टार्ट्स विद 1, फॉलोड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ B's। तो ये फॉलो का मतलब ऑर्डर है। ठीक है, अगले वाले को देख लें तो अगले वाला भी आपको बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप कह सकते हैं इसको कि कंटेनिंग एटलीस्ट 1A फॉलोड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ B's फॉलोड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ A's, या एक दूसरे अंदाज में आप ये कह सकते हैं कि विच कंटेन्स एटलीस्ट 1B प्रेसीडेड एंड फॉलोड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ A's। ठीक है, तो वो किसी भी अंदाज से आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज़ द सेम। ठीक है, एक चीज़ के मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं लेकिन सोल्यूशन दुरुस्त हो। ठीक है, तो लकीर का फ़कीर बनने की ज़रूरत नहीं कि जो मैंने लिखा है वही एक यूनिक आंसर है। आंसर का यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और अक्सर आंसर यूनिक नहीं होते मैथ्स में, ख़ास तौर पे देख लीजिए जी। अ लैंग्वेज F ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर दिस सच दैट F इज इक्वल टू दिस। अब अगर आप गौर से देखें तो 1 का फैक्टोरियल 1 है, 2 का फैक्टोरियल 2 है, 3 का फैक्टोरियल 6 है। तो इट इज इनफैक्ट द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ फैक्टोरियल ऑफ नंबर्स ओवर दिस। ये जो नंबर्स हैं इनका फैक्टोरियल एक स्ट्रिंग बन सकता है। तो ये आ गया। ठीक है ना, और सारे के सारे आ गए। इसमें एक थोड़ा सा इशू है कि हमें ज़ीरो भी इंक्लूड करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अगर ज़ीरो इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये ज़ीरो जनरेट नहीं हो सकता, तो यहाँ ज़ीरो भी हमें इंक्लूड करना चाहिए था। तो इट विल बी बेटर इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो हेयर। ठीक है, स्लाइड के अंदर अगर ना भी हो तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, अगला देखें, इट इज़ n फैक्टोरियल, ए पावर n फैक्टोरियल। इसका मतलब कि इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, n फैक्टोरियल इज़ 1, सो इट मीन्स a पावर 1, इट मीन इट कैन बी 1a। ठीक है, और इफ़ n इज इक्वल टू 2, सो 2 फैक्टोरियल इज़ 2, सो इट कैन बी 2a's। एंड इफ n इज इक्वल टू 3, सो a पावर 3 फैक्टोरियल इज़ a पावर 6, a पावर 6 मीन्स 6a's। सो इट इज़ इन फैक्ट अ लैंग्वेज फैक्टोरियल। ठीक है, तो लैंग्वेज L of strings containing at least 1A and number of A's is the factorial of number defined over this alphabet set. ठीक है, also called the language factorial, इसको language factorial कहते हैं। ठीक है ना, अच्छा, तो ये एक अल्फ़ाबेट था, तो अगर अल्फ़ाबेट 2 हों तो डबल फैक्टोरियल भी हो सकता है। इट्स जस्ट लाइक सेम। ठीक है, ये तो द लैंग्वेज स्क्वायर ऑफ स्ट्रिंग्स, तो स्क्वायर ऑफ स्ट्रिंग में अंदर क्या है कि 1 का स्क्वायर 1 है तो इट विल बी 1a, 2 का स्क्वायर 4 इट विल बी 4a,
3 का स्क्वायर 9 है, it will be 9s, so it is a square of strings, ठीक है. And similarly it can be a double square of strings, ठीक है. ये हो गया. अब लैंग्वेज प्राइम, तो प्राइम के अंदर क्या है कि ए पावर प्राइम, तो फर्स्ट स्ट्रिंग विल बी 2s, then it will be 3s, then it will be 5, then it will be 7, then it will be 11, not 9 because 9 is a composite number, ठीक है. सो इट्स सिंपल. इस तरह पैलिंड्रोम्स का एक सेट है. अच्छा, पैलिंड्रोम को समझिएगा. पैलिंड्रोम्स ऐसा वर्ड होता है जिसको अगर रिवर्स कर दिया जाए तब भी वो वही रहे. फॉर एग्जाम्पल ए बी बी ए, इसको अगर आप रिवर्स कर दें तो तब भी ए बी बी ए ही रहता है. इफ यू टॉक अबाउट बाइनरी नंबर्स, तो 1001, इफ यू रिवर्स इट, इट विल स्टिल बी द 1011, तो ये सेम ही रहेगा. तो इफ रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज द सेम स्ट्रिंग, देन इट इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम. ठीक है, ये बात हो गई. ये उसको एक पैलिंड्रोम कहेंगे. तो पैलिंड्रोम एक ऐसी लैंग्वेज है, यानी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग को उल्टा करे तब भी एम्प्टी बनता है, तो इट इज इनफैक्ट अ पैलिंड्रोम. एंड ऑल द स्ट्रिंग्स defined over the alphabet such that reverse of any string is the same string. ठीक है, ये याद रखिएगा. अच्छा, कैपिटल पैलिंड्रोम और स्मॉल पैलिंड्रोम में फ़र्क है. कैपिटल पैलिंड्रोम सेट का नाम है और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल में डिनोट किया जाता है, पैलिंड्रोम्स कहा जाता है. ठीक है, तो सपोज इफ सेट इज ए बी, देन ऑल पॉसिबल पैलिंड्रोम्स में बी एम्प्टी, सिंपल ए, सिंपल बी, because if you reverse it, it will be still it will be unchanged, it will remain unchanged, it will be b. So reverse of b is b, so it is a palindrome. ठीक है. And reverse of a is a, it's also palindrome. Reverse of empty is empty, it's a palindrome. Reverse of double a is a double a, it's a palindrome. Reverse of double b is a double b. Reverse of a b a is still the same. Reverse of b a b is the same. So all of these are palindromes and this set is called as palindrome. ठीक है. अब एक छोटा सा थ्योरम समझ लें, कुछ भी समझ लें, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको समझना ज़रूरी है. इसकी बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कह रहे हैं कि देयर आर एज मैनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n एज देयर आर ऑफ लेंथ 2 पावर n. n इज एनी नंबर, सपोज n इज 3. ठीक है, सपोज n इज 3, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 5. सो अगर कोई अल्फ़ाबेट सेट है तो पैलिंड्रोम की लेंथ 6 हो या 5 हो, इट डजेंट मैटर, टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स विल बी द सेम. हाउ, लेट्स सी. तो हम कंसिडर करेंगे कोई भी अल्फ़ाबेट सेट. तो हम कंसिडर कर रहे हैं एक छोटा सा अल्फ़ाबेट सेट ए बी. ठीक है, अब देखें इसके अंदर क्या है. ये अल्फ़ाबेट सेट है सिंपल, छोटा ए और छोटा बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और हमने इसके पैलिंड्रोम्स बनाने हैं. कितनी लेंथ के, 2n लेंथ के और 2n - 1 लेंथ के. फिर हम उनको गिन लेंगे कि 2n लेंथ के जितने पैलिंड्रोम बने वो कितने हैं और 2n - 1 लेंथ के पैलिंड्रोम्स बने वो कितने हैं. अगर नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n डिफाइंड ओवर सेट ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ palindromes of length 2n - 1, then we can say that yes, it's equal. ठीक है, it's proved. This remark is proved. It's not a theorem, it's just a remark. अच्छा, अब एक चीज़ याद रखिए कि ये देखने के लिए कि कितने पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं, कितने पॉसिबल स्ट्रिंग किसी अल्फ़ाबेट सेट से बन सकते हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा, इस स्लाइड को समझिएगा ताकि अगला काम आसान हो जाए. देखो, अल्फ़ाबेट सेट में वाई अल्फ़ाबेट्स हैं. सपोज सिग्मा इज़ ए बी, तो इसके अंदर टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 2. सो वाई इज़ 2. और आपको कहा है स्ट्रिंग की लेंथ हो x. तो अगर आपको अगर स्ट्रिंग की लेंथ है 2, तो x इक्वल टू, x इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड y इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अल्फ़ाबेट सेट. ठीक है, तो याद रखिएगा. तो टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बन सकेंगे? 2 पावर 2, दैट इज़ 4. यू कैन सी ए बी बी एंड बी ए, देयर इज़ नो फिफ्थ. ठीक है, तो फार्मूला हो जाएगा y पावर x. ठीक है, और अगर
इसी अल्फ़ाबेट सेट पे लेंथ 3 हो जाए तो x will become 3. So we know formula is y power x, so it will become y power 3, that will become 8. And we all know possible combination of length 3 out of a and b are these 8: a b a b a b a b a b b b a b b a and b b b. It's just like 0 0 0 0 0 1 0 1 0 and then 0 1 1 and then 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. ऑक्टल नंबर में जिस तरह ये 8 ही नंबर होते हैं फ्रॉम 0 to 7, तो जिनके बाइनरी कोड मैंने बता दिए, बिकॉज 2 power 3 is equal to 8, तो इट्स जस्ट द सेम. ठीक है, तो बेस विल बी, what will be the base? Base will be the total number of alphabets in the alphabet set and length of string will become the exponent. अब इधर आ जाते हैं. देखो पैलिंड्रोम वो नंबर है जिस के अगर दरमियान में उसको काट दिया जाए, बिकॉज लेंथ 2n का मतलब ये है लेंथ इज इवन बिकॉज इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2, सो यू कैन कट इट इन टू हाफ्स. तो जो लेफ़्ट पे होगा उसी का रिवर्स राइट पे होगा. तो लेफ़्ट पे टोटल कितने, लेफ़्ट की लेंथ कितनी है n और राइट की लेंथ कितनी है वो भी n. तो जो यहाँ पे n लेंथ का स्ट्रिंग बनेगा उसी का रिवर्स यहाँ पे आएगा, पैलिंड्रोम बन जाएगा. अब ये देखना है टोटल ये पॉसिबल कम्बिनेशन कितने हैं. ठीक है, अल्फ़ाबेट सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है यहाँ n, तो टोटल 2 power n कम्बिनेशंस बनेंगे और इतने ही कम्बिनेशन यानी हर कम्बिनेशन यहाँ रिवर्स होके आ रहा होगा. सपोज हेयर इट इज़ ए बी, तो इसका रिवर्स बी है, यहाँ पे आ रहा होगा. ठीक है, तो असल कम्बिनेशन ये है, यहाँ उसका रिवर्स है. ठीक है, तो टोटल कम्बिनेशन कितने हैं 2n, तो टोटल पैलिंड्रोम्स कितने हैं 2 power n. तो इट बिकम्स वेरी सिंपल थिंग. ठीक है, so there are as many palindromes of length 2n as there are strings of length n, that is required number of palindromes are 2 power n. ठीक है, ये तो बात हो गई. ये तो एक पार्ट हो गया कि there are as many palindromes of length 2 power n as there are of length 2n minus 1. इसके टोटल पैलिंड्रोम्स बनते हैं हमारे पास 2 power n. अब हमें ये करना है प्रूव कि इस लेंथ के भी अगर पैलिंड्रोम की लेंथ 2n ना हो, 2n minus 1 हो, तब भी टोटल पैलिंड्रोम्स 2 power n ही बनते हैं. We will see how we can do it. देखें, यहाँ तो थी स्ट्रिंग की लेंथ 2 power n, तो n यहाँ पे लेफ्ट पे n राइट पे, ये टोटल कम्बिनेशन थे 2 power n, और यहाँ चूँकि उसी का रिवर्स था, नया कम्बिनेशन नहीं था, तो टोटल हमारे पास ये जितने ये कम्बिनेशन है असल में पैलिंड्रोम्स भी उतने ही हैं, तो 2 power n हो गया. यहाँ देख लें, यहाँ नंबर है ऑड बिकॉज 2 power n इज़ इवन एंड 1 minus इवन इज़ ऑड. तो ऑड का मतलब कि एक नंबर दरमियान में होगा, हम एग्जैक्टली मिडल से इसे बाइसेक्ट नहीं कर सकते. तो देयर विल बी अ मिडल एलिमेंट. हाँ, उस मिडल एलिमेंट के लेफ़्ट पे और राइट पे कुछ होगा. हाँ, जो लेफ़्ट पे होगा उसी का रिवर्स राइट पे आ जाएगा ताकि ये पैलिंड्रोम बन जाए. ए इज़ इन द मिडल. ठीक है, तो अगर एक एलिमेंट यहाँ पे है मिडल में, तो लेफ्ट और राइट पे कितने होंगे कि टोटल लेंथ 2n minus 1 बन जाए. इट विल बी n minus 1. इफ़ यू ऐड n minus 1 plus 1 plus n minus 1, so it will be nothing other than 2n minus 1. ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे टोटल कम्बिनेशन कितने हैं. दीज आर 2 power n minus 1 एज इट वॉज बिफोर. तो ये 2 power n minus 1 कम्बिनेशन तब हैं, यानी इतने पैलिंड्रोम्स तब बन रहे हैं जब मिडल में ए है. लेकिन अल्फ़ाबेट सेट के अंदर तो हमारे पास ए के साथ बी भी है, तो जिस तरह मिडल में ए आ सकता है, याद रखिए मिडल में बी भी आ सकता है. तो अगर ए के लिए पॉसिबल, अगर मिडल में ए हो, मिडल एलिमेंट ए हो, तो टोटल 2 power n minus 1 पैलिंड्रोम्स बनते हैं. तो अगर मिडल एलिमेंट बी हो तो तब भी इतने ही कम्बिनेशन बनेंगे. ठीक है, तो तब भी 2 power n minus 1 पैलिंड्रोम्स बनेंगे. तो टोटल पैलिंड्रोम्स कितने हो जाएंगे 2 power n minus 1 प्लस 2 power n minus 1, और इसको अगर आप ऐड करें तो इट विल बिकम 2 power n. ठीक है, 2 power n minus 1 plus 2 power n minus 1 is in fact 2 power n, and that is what we needed to prove for this remark.
टू बी ट्रू, ठीक है ना। तो ये हमने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। इसको खुद से करने की कोशिश करो तब नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर समझ ना आए तो बच्चों इसको 5-10 मिनट वीडियो रिवाइंड करके देखना और उसके बाद इसको दोबारा से देखना, फिर समझ ना आए मुझे दोबारा कहना, मैं अगले किसी लेक्चर में इसको दोबारा मज़ीद डिटेल से एनिमेटेड करके समझा दूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। अच्छा ये तो हमने बात की पिछली, ठीक है। तो अभी हम मज़ीद कुछ बात कर रहे हैं, अभी हमारी बात पूरी हुई नहीं है। देखो एक नया ऑपरेटर आज आप सीख रहे हो, वो नया ऑपरेटर क्या है? क्लीन स्टार ऑपरेटर है, ठीक है। ये क्लीन स्टार ऑपरेटर आपने किसी दूसरी फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया होगा, जैसे सर्चिंग के अंदर आप इस्तेमाल करते हो, आप लिखते हो ना star.doc, ठीक है। तो यहाँ लिखते हो a*.doc, तो ऑल द डॉक्यूमेंट फाइल्स दैट आर स्टार्टिंग विद a, ठीक है। और स्टार मीन एनी पॉसिबल कम्बिनेशन, तो यहाँ भी स्टार का मतलब एनी पॉसिबल कम्बिनेशन है इस सेंस में तो ये सेम है। तो क्लीन स्टार एक ऐसा ऑपरेशन है दैट मेक्स एन इन्फिनिट लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स आउट ऑफ एन अल्फ़ाबेट इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो इफ़ अल्फ़ाबेट इज़ ए बी, तो अगर हम कहें कि अल्फ़ाबेट स्टार मीन्स सिग्मा स्टार, इट मीन्स एनी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज, any possible including the empty string. So empty string can be generated by this clean star operation. Simple 1a, simple 1b, 2a's, 2b's, ab, ba, aa, bab, any possible combination of any length clean star can generate, ठीक है। तो किसी भी अल्फ़ाबेट सेट के ऊपर अगर स्टार आ जाए तो इसका मतलब उस अल्फ़ाबेट सेट का कोई भी पॉसिबल कम्बिनेशन जो आप सोच सकते हो, दैट कैन बी अ पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेटेड फ्रॉम दिस क्लीन स्टार, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और है ए बी सी, इसके अंदर भी दो अल्फ़ाबेट्स हैं, एक सिंपल है सी और एक के अंदर दो सिंबल्स हैं ए बी। तो अगर आपको कहा जा रहा है कि देयर इज़ अनदर लैंग्वेज L2 that can be defined by this clean star operator S star, so it means any possible combination of AB and C including empty. So empty string is one of the string that can be generated from this operation. Second is AB, third can be C, then it can be combination of AB and C's, any combination of AB's and C's, any number of AB's, any number of C's in any order of any length, ठीक है। और ये जो सेट बनता है इट इज़ इन फैक्ट, क्योंकि इसमें सारे पॉसिबल कम्बिनेशन है, इट इज़ कॉल्ड क्लीन स्टार क्लोजर, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसी से मिलता जुलता एक और ऑपरेशन है, दैट इज़ द प्लस ऑपरेशन। यू कैन कॉल इट क्लीन प्लस ऑपरेशन, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट द सेम एज क्लीन स्टार ऑपरेशन, ठीक है, एक्सेप्ट वन थिंग दैट इट विल नॉट जनरेट अ नल स्ट्रिंग। ये एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट नहीं करेगा, बाकी सब कुछ करेगा, बाकी सब कुछ सेम वही है, डिट्टो कॉपी। ये देखें यहाँ पे आ जाए, इस स्टार की जगह आ जाए प्लस तो बस नल स्ट्रिंग को हटा दे, बाकी सब सेम। इस स्टार की जगह अगर आ जाता है प्लस तो नल के अलावा बाकी सब सेम। तो फ़र्क सिर्फ स्टार और प्लस ऑपरेटर में यह है कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी जनरेट करता है और एक एम्प्टी स्ट्रिंग के जनरेट नहीं करता है, रेस्ट इज द सेम, ठीक है। तो क्लीन स्टार ऑपरेटर फॉर एग्जांपल अगर आप ये किसी सिंगल अल्फ़ाबेट के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इफ़ यू राइट ए स्टार, इट मीन्स एनी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ एज, ठीक है, एम्प्टी 1a 2a 3a 4a 5a एंड एनी नंबर ऑफ एज। और अगर आप ए प्लस लिखते हैं तो इट इज़ जस्ट द सेम एक्सेप्ट एम्प्टी विल नॉट बी इंक्लूडेड। और अगर आप किसी कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर लिखते हैं, कम्बिनेशन यानी किसी स्ट्रिंग के ऊपर या सब स्ट्रिंग ए बी होल स्टार, इट मीन एनी number of this combination AB, it can be empty or it can be 1 AB, it can be 2 ABs, it can be 3 AB AB AB, it can be 4, it can be 5, it can be any number of ABs, ठीक है। और plus is just the same as this clean star operation except it will not generate the empty string, ठीक है। अच्छा ये तो एक इजाफी चीज़ थी। अब हम अपने लेक्चर के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपको एक मैंने टच देना है रिकर्सिव डेफिनेशन का, ताकि आपको क्योंकि अगले लेक्चर में हमने इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ना है, तो एटलीस्ट यू हैव टू नो व्हाट रिकर्सिव डेफिनेशन इज़। तो देखिए 3 स्टेप्स हैं जब भी हम
किसी सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताते हैं तो एक या दो स्टेटमेंट के अंदर या पैराग्राफ के अंदर या एक स्टेटमेंट के अंदर हम बता देते हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या है, दो ब्रैकेट के दरमियान लिख देते हैं। सेट बिल्डर के फॉर्म भी इस तरह ही कर देते हैं, मिलता जुलती चीज़। लेकिन रिकर्सिव डेफिनेशन में हमें 3 स्टेप्स में ये चीज़ें बतानी होती हैं। ये SOPs हैं, समझे, जैसे कोविड के SOPs हैं तो रिकर्सिव डेफिनेशन के भी SOPs हैं। कभी 3 स्टेप में आपने डेफिनेशन को मुकम्मल करना है। पहले आपने वो सबसे छोटा या बड़ा बुनियादी वर्ड बताना है जो लैंग्वेज के अंदर उसको इंक्लूड करना है, जिसकी बेस पे आप बाकी वर्ड्स को जनरेट कर सकें। और उनको बाकी वर्ड्स को आपने रूल नंबर 2 से जनरेट करना है। और 3 में आपने ये लिखना है कि भाई ऊपर वाले जो 2 स्टेप से वर्ड बने हैं ना, बस इस लैंग्वेज में वही वर्ड्स हैं, इसके अलावा और कोई वर्ड्स नहीं है। बस ये समझे फॉर्मेलिटी सी है, ठीक है, क्योंकि आपकी डेफिनेशन को जामे माने होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव होना चाहिए। इट मस्ट इंक्लूड ऑल द स्ट्रिंग्स दैट बिलोंग टू दिस लैंग्वेज एंड इट मस्ट एक्सक्लूड ऑल द स्ट्रिंग्स दैट डजंट बिलोंग टू द लैंग्वेज, ठीक है। एग्जाम्पल कहा जी, इंटीजर्स की लैंग्वेज को डिफाइन करें। तो इनिशियली आपके पास इंटीजर का सेट एम्प्टी है। आप कहते हैं जी इंटीजर के सेट को कैसे डिफाइन करूँ? भाई कहीं से शुरू करोगे ना, जहाँ से शुरू करना है वो स्टेप नंबर 1 में बताओ। ठीक है जी, 1 इज इन दिस सेट इंटीजर, जी 1 इस सेट के अंदर है, 1 को इंक्लूड कर दिया। फिर सेकंड रिकर्सिव स्टेप, भाई इफ x इज एनी नंबर या इस x इज एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट देन न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ x + 1 एंड x - 1 आर आल्सो इन दिस सेट। तो x कोई भी एलिमेंट है, अभी एक ही है तो 1 है, तो x + 1 यानी 1 + 1 2 एंड x - 1 में 1 - 1 0, दीज आर आल्सो इन दिस लैंग्वेज। रिकर्सिवली आप सारे स्टेप नंबर 2 से जनरेट करते हैं। कैसे? x इज एनी एलिमेंट, इट कैन बी एनी एलिमेंट, इट कैन बी 2, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1। इफ इट इज 2 then 2 + 1 3 is also in this set, you can generate it by this rule। and if it is 0, so 0 - 1 - 1 you can generate it by this rule। so in recursive step there are rules, so by using the initially included या already included elements in the set, using this recursive definition in step number 2 you can generate all the elements, and at the end you will have a formal statement that no strings except those constructed in above, means step number 1 and step number 2 are allowed to be an integer, means only those are allowed to be in this set that can be constructed by step number 1 and 2 and no other। ठीक है, ये बात हो गई। ये एक फॉर्मूला है, ये आप सबके साथ कॉपी पेस्ट करते हो, ठीक है। अब एक छोटी सी टास्क है आपके लिए कि आपको इवन नेचुरल नंबर्स को डिफाइन करना है। तो देखिए आपको पता है इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, और नेचुरल नंबर में माइनस वाले होते नहीं, तो 2 से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये तो आपका बेस केस हो गया। और फिर आप रिकर्सिव केस क्या कहते हो कि भाई जो भी यहाँ पे है अगर उसमें 2 प्लस कर लोगे तो आपको एक और एलिमेंट मिल जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 में भी इफ x इज इन दिस सेट देन न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ x + 2 लाइक 4 विल आल्सो बी इन दिस सेट। एंड सिमिलरली इस स्टेप को तो आप ये रिकर्सिव स्टेप है, बार बार इस्तेमाल करते हो। तो 4 + 2 6 कैन आल्सो बी इन दिस सेट बिकॉज ऑफ दिस रूल, बिकॉज x कैन बी एनी एलिमेंट। इफ 6 इज इंक्लूडेड 6 कैन बी दिस x, so x 6 + 2 is 8, now 8 can be this x, 8 + 2 is 10, so you can add all the element। and the third one, no strings except those constructed in above 2 steps are allowed to be in this set। तो कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो ग्रुप के ऊपर बच्चों पोस्ट करना। ग्रुप के ऊपर अगर पोस्ट नहीं करोगे ना तो मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे की कमज़ोरी कहाँ पे है या कहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ग्रुप के ऊपर बच्चों क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट करो। मैं बार बार ये कहता हूँ, हर लेक्चर में ये कहूँगा इंशाल्लाह आपको, ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पोस्ट करो, एक दूसरे के क्वेश्चन को आंसर करो, डिस्कस करो, ताकि एक अच्छा फोरम बने, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। कोई प्रॉब्लम हो हम उसको आइडेंटिफाई करें, वक्त के ऊपर बच्चे की कमज़ोरी पकड़ी जाए और वो हल हो जाए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। कोविड का मसला दोबारा से उभर रहा है, SOPs का खूब ख्याल रखो और अपनी सेहतों के ऊपर ध्यान दो। सेहत है तो सब कुछ है, ठीक है। और अपनी सेहत का ख्याल रखने का तो अल्लाह ने भी हुक्म दिया है, क्योंकि ये हमारी जान हमारी अपनी मिल्कियत नहीं है, याद रखें, ये अल्लाह ताला की अमानत है।
तो इस जिस्म की हिफाजत करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हम लोग बाज़ दफ़ा ये समझ रहे होते हैं, भाई मेरा जिस्म है, मेरी मर्ज़ी है, मैं इसका ख्याल रखूँ या ना रखूँ, इसको जिस तरीके से इस्तेमाल करूँ। नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ है, ठीक है, ये अल्लाह की नेमत है। इसको सही तौर पे इस्तेमाल भी करना है और इसका ख्याल भी रखना है, ठीक है। अल्लाह इस नेमत के बारे में पूछ करेंगे, तो अपनी सेहत की हिफाजत करना ये फ़र्ज़ है। बाज़ लोग इसको नहीं समझ रहे होते, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे फ़र्ज़ है जैसे नमाज फ़र्ज़ है, ठीक है ना, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, वैसे ही अपनी सेहत का ख्याल रखना ये अल्लाह के हुक्मों में से एक हुक्म है, ठीक है, ये फ़र्ज़ है। तो आप बच्चों अपनी सेहतों का ख्याल रखो। आप लोग जब जब बीमार होते हो, सिर्फ आप लोग बीमार नहीं होते, आप लोगों के वालिदैन, पूरी फैमिली, अम्मी अब्बू ख़ास तौर पे ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये इसलिए नहीं होते डिस्टर्ब कि उनको आप लोगों की केयर करना पड़ती है, ये इसलिए कि उनके दिल के अंदर एक गम पैदा होता है अपने बच्चे को जो है ना तकलीफ़ में देख कर, ठीक है ना। तो ख्याल रखो बच्चों, ठीक है। दुआओं के साथ आपको रुखसत करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।